प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जयेंद्र। आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में एक ऐसी महान विभूति, एक ऐसे महान योद्धा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिनका जिक्र, जिनका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में भी किया। उन्होंने उनके बारे में बड़े आदर के साथ उनका उल्लेख किया, उनकी वीरता की, उनके शौर्य की गाथाओं को दुनिया के और देश के लोगों के साथ साझा किया। वो वीर पुरुष, महान योद्धा हैं वीर लासित बोरफुकन, जिनकी 400वीं जयंती हम मना रहे हैं। और इसीलिए पूरे देश में हम सबका ये दायित्व है कि ऐसे महान भारत के सपूतों को हम उनके बारे में जानें, उनसे प्रेरणा लें और ये भी तो देखें कि उन्होंने कितना कितना बलिदान दिया इस देश की और इस माटी की स्वाभिमान की रक्षा के लिए। इसीलिए आज हमने इस विषय को चुना है इस कार्यक्रम में बातचीत के लिए। और बातचीत हम करने जा रहे हैं प्रोफेसर राजीव हांडिक से। आपको ये बताएं कि प्रोफेसर राजीव हांडिक जो हैं वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं और आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री आप कह सकते हो, उस पर उनका बहुत विशेष काम है। तो आइए स्वागत करते हैं प्रोफेसर राजीव हांडिक का। बहुत बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में आपका। नमस्ते नमस्ते। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप गुवाहाटी से समय निकालकर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं और हम वीर लासित बोरफुकन के 400वीं जयंती जब मना रहे हैं तो उनके वीरता की, शौर्य की जो गाथाएं हैं और उन्होंने जिस तरह से अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथों से गुवाहाटी को आज़ाद करवाया, उनका मुकाबला किया, उनको पछाड़ा, उस कहानी को, इतिहास के उस सच्चाई को हम एक बार फिर से आपके मुंह से सुनेंगे। लेकिन आपकी अनुमति हो तो पहले मन की बात का वो अंश हम श्रोताओं को भी सुनवा दें, हम भी सुनते हैं जो प्रधानमंत्री महोदय ने वीर लासित बोरफुकन के बारे में बोला था पिछले मन की बात में। जरूर जरूर, आइए सुनते हैं। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को मैं असम से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। आप सभी जानते हैं कि हम वीर लासित बोरफुकन जी की 400वीं जयंती मना रहे हैं। वीर लासित बोरफुकन ने अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथों से गुवाहाटी को आजाद करवाया था। आज देश इस महान योद्धा के अदम्य साहस से परिचित हो रहा है। कुछ दिन पहले लासित बोरफुकन के जीवन पर आधारित निबंध लेखन का एक अभियान चलाया गया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके लिए करीब 45 लाख लोगों ने निबंध भेजे। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि अब यह एक गिनीज रिकॉर्ड बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है और जो ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि वीर लासित बोरफुकन पर ये जो निबंध लिखे गए हैं उसमें करीब करीब 23 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है और लोगों ने भेजा है। इनमें असमिया भाषा के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, बोडो, नेपाली, संस्कृत, संथाली जैसी भाषाओं में लोगों ने निबंध भेजे हैं। मैं इस प्रयास का हिस्सा बने सभी लोगों की हृदय से प्रशंसा करता हूँ। प्रोफेसर राजीव हांडिक, आपने भी सुना, हैरानी होती है कि ऐसे ऐसे वीर योद्धा इस धरती पर पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने देश की, अपनी माटी की, अपनी संस्कृति के स्वाभिमान की रक्षा के लिए बलिदान दिया। आपसे जो खासतौर पर बात करना चाहते हैं हम वीर लासित बोरफुकन के बारे में, वो कौन से युद्ध या कौन सा अध्याय है इतिहास का? युद्ध तो बहुत सारे किए उन्होंने, लेकिन मेरा ख्याल है सराय घाट का युद्ध जो था वो सबसे मशहूर युद्ध उनका माना जाता है। वो तो सही है क्योंकि सराय घाट का जो युद्ध हुआ था जी, उसका बाद मुगलों ने कभी वो असम की तरफ आग भी उठा के नहीं देखा। मतलब वो उस तरफ उन्होंने कभी असम को हासिल करने के लिए इतना कोशिश नहीं की थी उसका बाद। अच्छा। तो ये बहुत डिसाइसिव युद्ध थी क्योंकि मुगलों का साथ काफी दिनों से जो आहूम का जो राज्य है जी, उनका साथ काफी दिनों से ये हो रहा था, मतलब संघर्ष चल रहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी तो है देखिए, क्योंकि मुगल जब से आए भारत की धरती पर, उन्होंने मुगल सल्तनत स्थापित किया विदेश से आकर, और उसके बाद फिर वो लगातार उसका विस्तार करने की कोशिश भी करते रहे। जी। तो इसी तरह से पूर्वोत्तर में भी उन्होंने, चूंकि पूर्वोत्तर में अहम जो राज्य था वो बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत सशक्त भी था, सक्षम भी था, लेकिन उनको ये बात तो चुभती रही होगी, जैसे और इधर मध्य भारत में कहें तो महाराणा प्रताप थे या इधर और भी तमाम चारों तरफ ये ऐसे हमारे वीर योद्धा थे। पूर्वोत्तर में उनकी ये इच्छा बार बार रही
रही होगी कि आगे उसका विस्तार करें, और उनको ये लगता था कि ये जो अहम राज है वो उनके रास्ते में बाधा पड़ रहा है। कौन सा दौर था, समय क्या था उस समय, मुगल सल्तनत किसके पास थी, किसके हाथ में सत्ता थी? थोड़ा वो उस समय का पूरा इतिहास का एक खाका सा हमें बताएं। ये तो देखिए, पहला जो ये मुगलों का साथ जो मुकाबला हुआ था 1616, उसी साल में मुगल ने आसाम को अटैक किया था। अच्छा। पहला जो ये था, तो बात ये है कि आसाम में काफी चीजें मिलती हैं, और आप हाथी का वो जो आइवरी है, और सबसे ऊपर वो एक हम लोग आगर बोलते हैं, तो जो उससे सुगंधी वो ये मिलते हैं, नॉन अल्कोहलिक जो आप सेंट जो अच्छा है, इत्र जो इस्तेमाल करते हैं। इतर बिल्कुल। इतर का जो ये है काफी मिलते हैं, ये आसाम के जंगलों में काफी मिलते हैं। तो इसीलिए मुगलों को ये इसका लिए बार बार उन्होंने अटैक किया, बार बार। बाद में ये हुआ कि दोनों तरफ थक गए थे, शायद मुगल आ नहीं पाया, तो 1639 एक ये समझौता हुआ था। अच्छा। उन लोगों का बाउंड्री फिक्स हो गया था, और उसका बाद जब शाहजहां का निधन का बाद वो जो हुआ था, औरंगजेब और बाकी का लोग का वो जो वॉर ऑफ सक्सेशन बोलते हैं हम लोग जी, उसी समय असम का राजा वो जाके गुवाहाटी ले लिया मुगलों से, क्योंकि मुगलों का जो उस समय का हेडक्वार्टर जो है वो गुवाहाटी था। अच्छा। तो गुवाहाटी को ले लिया था, और वही नहीं, वो मुगलों का काफी ये सोर्सेस है जहाँ में ये भी पाया जाता है, जैसे आलमगीरनामा रियासुस सलातीन, इसमें ये भी बोला जाता है कि आसाम का ये आहूम राज्य का वो सैनिक जाके ढाका तक पहुंच गया था ऑलमोस्ट। अच्छा। हाँ, और जाके उसका बाद वो लोग फिर चले आए, लेकिन उसका बाद क्या हुआ, औरंगजेब ने मीर जुमला को भेज दिया था। मीर जुमला? हाँ, मीर जुमला आए थे। मीर जुमला आके आहूम का जो ये है कैपिटल है कोरगांव, उसका ऊपर कब्जा बना लिया था। शायद 1 साल तक उन्होंने रहा वहाँ पे। ये शायद 1660 की बात है ना? 1662 में। अच्छा। 1662। हाँ। तो उसका बाद उसको जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ का जो हम लोग गेरिला वॉरफेयर जो बोलते हैं, हाँ। वो लगातार ये लोग कर रहे थे, जैसे शिवाजी करते हैं गेरिला वॉरफेयर जी, मतलब ऐसा ही जैसा था। तो बाद में जाना पड़ा, लेकिन एक बहुत एक समझौता जो हुआ था। अच्छा, के लिए ठीक हाँ नहीं था। डॉक्टर साहब एक चीज बताएं, देखिए ये तो मैंने भी कहीं पढ़ा कि जो मीर जुमला था, जो उसकी फौज थी मुगलों की तरफ से जो लड़ रहे थे, वो काफी मुश्किल में थे, लेकिन वो मुश्किल में हाँ, लेकिन जो जयध्वज सिंह थे उस समय अहम राजा थे, उनको लगा कि स्थिति बहुत विकट हो रही है, चार चीजें हाथ से निकल रही है, बहुत सारा खून खराबा हो रहा, तो उन्होंने शांति के लिए प्रस्ताव संधि का रखा। हाँ, ये 1663 में शायद उन्होंने रखा था। 63 में रखा था। वो घिलाजरी घाट बोल के एक जगह में उसका दोनों तरफ से वो ये सुक्ति हो भी गया। उसका बाद मुगल चले। लेकिन मैंने सुना है कि जो वो संधि हुई थी उसमें शर्तें कुछ ऐसी थी कि जो वैसे किसी भी एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए और राजा के लिए खासतौर पर बहुत कष्ट देने वाली हो सकती है, और जो हुआ भी, क्योंकि जयध्वज सिंह का वो जो एक ही बेटी थी, हाँ, उनको मुगल हैरम में वो भेजना पड़ा जी, वही, और वो बहुत उनको पीड़ा इस बात से हमेशा रही, बहुत पीड़ा थी वो, इसीलिए जयध्वज सिंह वो बच भी नहीं पाया, वो मर भी गया उसे इसमें जी। जो भी हो, वो जो हो गया, उसका बाद सालाना उन्होंने कुछ टैक्सेस जो है, ट्रिब्यूट जो है, वो देना पड़ता है। ये नया जो राजा आया चक्रधर सिंह, वो देना ये बंद कर दिया, और तुरंत वो लड़ाई के लिए वो प्रस्तुति जो है तैयारी शुरू कर दी उन्होंने। मैंने सुना था कि जब जयवर्धन सिंह की मृत्यु हुई, जब आखिरी क्षण आया था, तो उस समय उन्होंने चक्रध्वज सिंह से कहा भी था कि एक बहुत बड़ा बदनामी का दाग जो है हमारे दिल पर है और हमारे माथे पर है, और ये देश पर है, और शूल की तरह बहुत चुभता है, तो इससे मुक्ति दिलवाना है। शायद ये उनको, चक्रध्वज सिंह को भी इस बात से बहुत प्रेरणा मिली कि नहीं, मुगलों को फिर से पछाड़कर अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। एकदम बराबर, क्योंकि उसका बाद ये भी हुआ था कि मुगलों ने
वो भेजी थी, उनका जो दूत है वो भेजे थे वहाँ चक्रधर सिंह के पास, और मांग कर रहे थे कि जो देना वाला जो है आप दे दीजिए जल्दी, और उसका साथ और एक बात बोले थे कि आसाम के कुछ लड़कियों की भी भेज दीजिए। अच्छा। तो इसमें उनको बहुत ये लगा कि जल्द से जल्द, वो तो उसी समय मतलब अटैक करने का मूड में था, लेकिन वो जो उसका जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे अतन बुरागोहाई, उन्होंने बताया कि आप मत कीजिए, हम लोग पूरा तैयारी का साथ इनका साथ मुकाबला करना है। तो वो शांत हो गया उस समय, लेकिन उसका जो तैयारी है पूरा शुरू कर दिया, और मुगलों को मतलब बाहर ढकलने के लिए वो आसाम से वो ढूंढा किसका ऊपर ये दिया जाए, सेनापति किसको बनाया जाए। हाँ, देखिए आसाम में दो ऐसे तो ये जो मिनिस्ट्री जैसा होता है, 3 गुहाएं होता है, एक बुरा गुहाएं, एक बोर गुहाएं, एक बोरपत्र गुहाएं बोलते हैं। अच्छा। और 2 बड़ा ऑफिसर्स हैं, एक बोरबरुआ है, एक बोरफुकन है। अच्छा। बोरबरुआ आप चीफ सेक्रेटरी जैसे मान लीजिए, वो लाचित का जो पिताजी थे, हाँ। वो बोरबरुआ थे। अच्छा। वेरी एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट थे। उन्होंने मुगलों का साथ वो भी लड़ाई किया था। मैंने जो बताया आप पहले जो हुआ था मुगलों का साथ वो संघर्ष, उसमें लाचित बोरफुकन का पिताजी भी मुगलों का साथ लड़ाई किया था। अच्छा। और जो समझौता उस समय हुआ था 1639 में, लाचित बोरफुकन का पिताजी उसमें एक सिग्नेटरी थे, वो साइन किया था उसमें। अच्छा। तो उसका जो फैमिली है उसमें ये मुगल का विपक्ष, वो जो युद्ध करने का ये इतिहास है उनका। और लाचित बोरफुकन ने भी वो मिर्जुमला का जो सेना थे उसके बिखोमुख बोल के एक जगह है, वो उसमें लड़ाई किए थे। अच्छा। तो उसका तजुर्बा था मतलब उनका। तो वैसे भी वो बहुत वीर और बहुत बहादुर थे बचपन से ही, ऐसा सुना है ना। अच्छा, घर में चूंकि संस्कार भी ऐसे थे और पिताजी उनके उस पद पे थे, तो ये संघर्ष, लड़ाई, ये तो बड़ी असाधारण सी बातें थी उनके जीवन शैली में और उनकी दिनचर्या में। तो लेकिन एक चीज, जब ये राजा चक्रध्वज सिंह ने इस तैयारियों की शुरुआत की और लाचित बोरफुकन को उन्होंने सेनापति बनाया, उन्होंने और भी जो आसपास के तमाम जो जनजातीय समुदाय थे या राजा थे, उनको भी शायद साथ जोड़ने की कोशिश की थी इसके लिए। बिल्कुल सही। और बात ये भी है कि काफी लोग थे, काफी हम लोग ये राजा, वो गुवाहाटी का आसपास काफी राजा थे। बेलटोला है, रानी है, लुकी है, अच्छा, डिमोरिया है। ये राजा लोग, वो लोग तंग आ चुके थे मुगल का अंदर रह के। जी। तो इन्होंने इनका साथ, वो आसाम का राजा बोला, उसको बोला था, तो आसाम का राजा मतलब आहम का राजा है। आहम, जी। तो उनको लाके मतलब उसका नेतृत्व में ये जो मुगल का विरुद्ध जो लड़ाई है एक साथ करने का ये लोग मन बनाया था, सब लोग एक साथ। जी। सो एक जो है एकता का जो ये है उस समय मुगल का विरुद्ध, वो था सब में। और ये जो है मुगल का जो विरुद्ध जो ये सेंटिमेंट था, वो और आगे ले गया लाचित बोरफुकन ने। जब उन्होंने कमान संभाली, उनका जो व्यक्तित्व थे, उनका जो रहन सहन, उनका जो प्रशासनीय दक्षता थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट भी, क्योंकि वो जो बोरफुकन का जो ऑफिस है वो हम लोग का जो वाइसरॉय बोलते हैं ना, वो राजा का एक प्रतिनिधि जैसा। जी। सो उनका पास डिप्लोमेटिक जितना भी कूटनैतिक, कोई बाहर से आए उसका साथ निगोशिएट भी कर सकते थे। वो जुडिशियल पावर भी थे उनका साथ। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू पावर भी थे। तो ये बहुत एक बोरफुकन का जो पोस्ट है वो एक बहुत ऊपर का पोस्ट है, मतलब हाई लेवल का है। बिल्कुल। और उसका साथ उनको जो आर्मी है आहूंगा, उसका ये संभालने के लिए उनको बता दिया था। ये बिकेम द कमांडर, जो जनरलिसिमो बोलते हैं। दैट मीन्स ही वाज द कमांडर ऑफ बोथ आर्मी एंड बोथ द इन्फेंट्री एंड द नेवी आल्सो। मतलब जो ये है पैदल सेना जो होता है जी, या नौ सेना जो होता है, ये सब का ऊपर वो है। मतलब लाचित बोरफुकन वो सब में माहिर है। मतलब ही कुड फाइट इवन इन लैंड, ही कुड फाइट इन वाटर, वो सब में ठीक है। और उसका एक स्ट्रेटेजिस्ट भी है वो जी, क्योंकि गुवाहाटी को जैसे वो सजाए थे, एकदम एक बड़ा किला जैसा बना दिया पूरा सारा गुवाहाटी को। वो मुगल आर्मी तो आ ही नहीं पाया उसका ऊपर। उस समय क्या गुवाहाटी जो है वो मुगलों के अधीन में था, उनके पास था? जी जी। अच्छा। गुवाहाटी मुख्यालय थे इनका, मुगलों का, उस रीजन का, उस क्षेत्र का। वो 1663 में जो ये 1663 में जो ये हुआ था इलाजारीघाट का वो संधि, उसका बाद ये हेडक्वार्टर था इनका, मुख्यालय था। अच्छा। और लाचित बोरफुकन 1667 को
कोलियाबोर जो इसका पश्चिम का जो ये एक जगह है, वहां से निकला और आके गुवाहाटी को मुगलों से छुड़ाया। मतलब तो वो बताएं कैसे वो सब संभव हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मुगलों के पास बहुत बड़ी फौज थी, उनके पास हाँ, उनके पास हाथी, घोड़े, बंदूकें, क्या कुछ नहीं था। और इधर जो अहम राज्य की जो फौज थी वो बहुत सीमित थी, संसाधन भी कम थे, संख्या भी कम थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी इन्होंने ये शौर्य की गाथा लिख डाली इतिहास में। कैसे संभव हुआ? संभव हुआ क्योंकि वो जो देश में जो एकता का जो ये था और देश प्रेम था आदमी का, और मुगलों का विरुद्ध एक जागरण हुआ था। क्योंकि उनका जो अत्याचार था, उनका जो एक धार्मिक क्रूरता भी थी, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी जो शोषण कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ के संस्कृति और स्वाभिमान पर चोट कर रहे थे वो, उसकी वजह से लोगों में बहुत प्रतिक्रिया थी इसको। प्रतिक्रिया थी। और बात यह है कि असम में कभी भी किसी को भी आने का बाद, मतलब वो जो शब्द ये लोग यूज करता है वो बंगाल बोलते हैं। बंगाल मीन्स फॉरेनर। फॉरेनर आके असम का ऊपर वो राज नहीं कर सकते, वही मतलब ये था। जितना भी यहाँ का लोग थे वही सोच के एक साथ, और जो युद्ध का लिए जो इन लोगों का जो तैयारी थी वो भी शानदार थी। कैसे? इसीलिए ये हो पाया। पूरा तैयारी का साथ ये लोग निकला था। गुवाहाटी तक तो आ गया, वो अगस्त में निकला था, नवंबर तक पूरा गुवाहाटी ले लिया। धीरे धीरे आके वो काफी युद्ध हुए। ये तो मतलब इट वाज बोथ इन लैंड एंड वाटर। लेकिन मैंने एक चीज सुना है डॉक्टर साहब कि चूंकि मुगलों की फौज तो बहुत बड़ी थी, ताकतवर भी थी, लेकिन नेवी यानी नौसेना के हिसाब से वो कहीं ना कहीं थोड़े कमजोर थे। और इस मामले में लासित बोरफुकन या अहोम गणराज्य का जो फौज था, नेवी थी खासतौर पर, वो काफी उनके तुलना में बेहतर स्थिति में थी। वो सही है क्योंकि असम का जो ये नौका जो थे, इनका वो ब्रह्मपुत्र के लिए, क्योंकि ये लोग जानते थे अहोम का नौसेना जो है वो उसी हिसाब से ये लोग ये बनाए थे। सो जब सरायघाट का युद्ध हुआ था उस समय भी मुगलों का ये डिसएडवांटेज हुआ था, क्योंकि उन लोगों का थोड़ा बड़ा बड़ा ये था, जो जहाज थे तो वो लोग घुमा नहीं पाया था। वो ब्रह्मपुत्र का जो पानी का जो जितना जोर से ये जाते हैं तो उसमें ये लोग घुमा नहीं पाया था। असम का जो नौका है, असम का नौसेना है, वो उसमें ज्यादा ये लोग एडवांटेज, मतलब वो लोग पता था जी। सच बात। इट वाज एक्चुअली नेचुरल। और इन लोगों को ये अच्छी तरह से पता था कि वो कैसे उसको ये आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नावों को उस पानी में भी, और उनके लिए मुश्किल था। एक चीज जैसे मैंने सुना था कि गुवाहाटी के चारों तरफ भी उन्होंने जो जमीन का रास्ता था आने का, उस पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी थी लासित बोरफुकन ने कि कोई जो अगर एक्स्ट्रा फौज आती है, मान लीजिए मुगलों की दिल्ली से या कहीं और से, तो उनके लिए भी वहां घुसना आसान नहीं होगा, ऐसा कुछ ना। वही है। देखिए, पहला तो ये किया लासित बोरफुकन ने, वो गरगांव से जब निकला वो आके कोलियाबोर वो छोड़ के आ गया, गुवाहाटी ले लिया। नवंबर 1667 को वो पूरा गुवाहाटी उन्होंने उसका कब्जा में आ गया था। जो मुगलों का वो एक वहाँ का सूबेदार कह लें या फिरोज खान, उसको बंदी भी बनाया था, उसको बंदी भी बनाया था। और ये जो है इसमें इन्होंने बहुत ये लगाया, क्योंकि रात में किया था। अच्छा। और जाके अंदर जब घुस गया, इटाखुली का वो किला था उसका अंदर घुस गया, तो ये लोग भी तितर बितर हो गए। तो वो लास्ट था, वो जो इटाखुली जो किले थे मुगलों का, एक का बाद एक बड़ा बड़ा किला जो है सब ले लिया। अच्छा। ले लेने का बाद इन लोगों को तो जो कमांडर्स थे उनको ये बंदी बना लिया, और बाकी मुगलों को धकेलते हुए धीरे 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 मानस नदी है उसका बाहर छोड़ के आ गया, और वहाँ पे एक नया किला भी बनाया उसका डिफेंस के लिए। और उसका बाद लासित बोरफुकन ने पूरा स्टडी किया और देखा कि गुवाहाटी जगह है जिसको ऐसे बनाना है कि मुगल इसका आगे नहीं जा सके। अच्छा। क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो आपको मालूम ही होगा कि एक बहुत बड़ा ये है नदी है। बिल्कुल। लेकिन गुवाहाटी का पास ये आके ये सबसे छोटा हो जाता है यहाँ पे। इसमें गहराई ज्यादा हो जाती है लेकिन चौड़ाई कम हो जाती है। तो इसी का फायदा उठाया इन्होंने। और गुवाहाटी क्या है, इसमें काफी पहाड़ी जगह है, तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ का जो बीच वाला ये जगह है उसमें उन्होंने, आप मान लीजिए जैसे कुछ वॉल बनाया है। अच्छा। किले का जो दीवार है, तो पूरा गुवाहाटी को ऐसे जोड़ दिया, पूरा दीवार जैसा बना दिया सब। सो
हम लोग इसको रैम्पार्ट जो बोलते हैं, तो ये पूरा गुवाहाटी ही एक जैसा किला बन गया। तो आप जो बोल रहे थे कि कुछ भेजने से भी मुगल का कोई टुकड़ी आ गया, वो आगे नहीं बढ़ पाता कि उसी में इसको रुक जाने के लिए, मतलब वो जा नहीं पाता। ये करने का बाद में जब राम सिंह को ये किया। अच्छा, मुगल सेना राजा राम सिंह के नेतृत्व में जब दोबारा आई बाद में। हाँ, दोबारा आई। उसका बाद तो औरंगजेब ने फिर भेजा उनको। हाँ, तो उस समय इसीलिए गुवाहाटी को ही मतलब केंद्रीय ये करके उसको एक सेंटर मान के पूरा जो युद्ध था वहीं पे हुआ, गुवाहाटी का आसपास ही हुआ है। तो उस समय राजा राम सिंह जब आए अब मुगलों की फौज के साथ, वो काफी लंबा समय मुझे लगता है कि चलता रहा, लड़ाई होती रही, वेट करते रहे। उस पीरियड का कैसा इतिहास है, क्या इतिहास है? देखिए, आप एकदम सही बताया, क्योंकि करीबन 2 साल वो आने में भी देर की थोड़ा जी। इसीलिए वो जो मैंने बताया था कि गुवाहाटी जैसा किला जैसा बना दिया, तो वो संभव हो पाई थी क्योंकि यहाँ का लोग वो मिलके, सेना मिलके इसको बनाया था। और जब राम सिंह आए, उसका साथ तो बहुत बड़ा फौज लेके आया था। ये धीरे धीरे आया था, करीबन मोर देन 70,000 इसका यही था, लोग थे। अच्छा, युद्ध करने के लिए। कोई पैदल सेना तो 30,000 जैसा था, घुड़सवार सेना 18,000 जैसा था, तीरंदाजों 15,000 थे, तोप चलाने वाले 1,000 थे। अच्छा, तो 5,000 वो गन चलाने वाले गनर जैसा है वो लाए थे। नेवी हालांकि उसका थोड़ा अबाउट 50 वारबोट्स थे उसका साथ, लेकिन यूरोपियन वो पोर्टुगीज भी आए थे 1-2 मुगलों की फौज में। हाँ, मुगलों की फौज में। अच्छा, तो वो आते रहा। और ये जो एक लंबा एक समय है सरायघाट तक, इसमें मैं तो बताता हूँ एक जो मनस्तात्विक ये युद्ध है, ये हुआ था। हाँ। मनोवैज्ञानिक जो युद्ध ये है, ये हुआ था। और इसमें लाचित बरफुकन वो भारी पड़ गया इन पर, क्योंकि वो आने समय भी वो मानस से जब धीरे धीरे राम सिंह आसाम की तरफ आ रहा था, तो वहाँ जो अहोम का जो सैनिक थे उनको बताया गया कि तुम लोग ऐसे भाग मत जाओ, धीरे धीरे आओ और आके मुगलों का इसमें मत आओ, मतलब उन लोगों का जो तोप है, तोप गिर नहीं पाए, इतना डिस्टेंस में रहो। अच्छा। और धीरे धीरे आओ। तो रात में ये लोग जब कैंपिंग करता है तो ये लोग छोटे मोटे पेड़ों में काफी मशाल जला के दिया था अहोम्स ने। अच्छा, तो मुगलों की लगा कि ये तो बहुत बड़ा सैनिक है, ये लोग अच्छा। बहुत बड़ा ये है, टुकड़ी है। हाँ, हाँ। जो मतलब हम लोग को देख के ये लोग भाग रहा है। और राम सिंह का अंदर शायद ऐसा उसका मन में आ रहा था कि मिर्जुमला जैसे एकदम सीधा सीधी एकदम गरगांव पहुंच गया था। हाँ। उसका भी वही होगा। सो बहुत आराम से आए जब हाजो पहुंच गया। हाजो करीबन 25-30 किलोमीटर दूरी में है गुवाहाटी से, सरायघाट से। उसी में आके पहला धक्का लगा, वो बढ़ नहीं पाया, वहां पे वो रुकना पड़ा। और लाचित बरफुकन ने उनका जो ये है डिप्लोमेट है, वो भेजा था उनको बात करने के लिए कि आप लोग क्यों आए हैं। हाँ। वही है जो मनोवैज्ञानिक युद्ध है, तो बीच में वही चल रहा था। तो उसका आने का मतलब क्या है, ये सब बात पूछते थे। और राम सिंह भी बताए थे कि आप लोग चला जाइए, नहीं तो एक घंटा के लिए आप युद्ध कीजिए। और आप लोग का अगर ये नहीं है, आप लोग का साथ मतलब गोला बारूद नहीं है, तो हम देंगे सप्लाई। अच्छा। ऐसा बातें हुए थे। अच्छा। और एक कहानी है थोड़ा, वो जो आपका भी जानकारी हुआ होंगे शायद। राम सिंह ने जब वो हाजो पहुंचने का बाद एक बैग अफीम होता है, जी, एक बैग में डाल के वो लाचित बरफुकन के लिए भेज दिया था। अच्छा। और उनको बताया था कि आप देखिए, आप चला जाइए, आप अफीम का ये जो है, इस बैग में जितना है अफीम, उससे भी ज्यादा हम लोग का सैनिक है, आप रुक नहीं पाएंगे हम लोग, आप चला जाइए। तो लाचित बरफुकन ने क्या किया, वो एक बांस का नली में वो रेत भर दिया था। और जो ये अफीम का जो बैग लेके आए थे उसको दे के बताया कि आप जाके बोल दीजिए कि राम सिंह को कि अफीम जो है उसको अगर मैं पीस दिया ना, वो पेस्ट बन जाएंगे। लेकिन रेत आप अगर कुछ भी करें, रेत से आप पेस्ट नहीं बना सकते। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे मतलब काफी दिन ये दोनों का बीच ये हो रहा था। अच्छा। मनोवैज्ञानिक जो युद्ध है, बिल्कुल एक दूसरे पर दबाव है कि, और ये भी है कि इसका बीचों बीच
राम सिंह भी ट्राई किया था, कभी कभी उसका जो ये नेवी है, नौसेना है, नौसेना का जरिए अगर कोई चांस मिल जाए अंदर जाने के लिए वो ढूंढ रहा था, और काफी युद्ध हुआ भी था। ट्राई किया था कि गुवाहाटी होके दरंग तक, मतलब थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश भी किया था, तो काफी युद्ध हुआ, लेकिन वो जा नहीं पाया। लेकिन एक चीज बताएं डॉक्टर साहब कि ऐसा लगता है जिस तरह से ये लोग इतने लंबे समय तक एक दूसरे के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करते रहे, राजा राम सिंह को भी पता था कि भले उनके पास फौज बहुत बड़ी है, हथियार भी हैं, तोपें हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके लिए आसान नहीं है इस तरह से कब्जा कर पाना गुवाहाटी पर या उसके और आगे जा पाना। तो इसीलिए ये समय लेकर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करते रहे। कुछ युद्धों के रेफरेंस तो ऐसे भी मिलते हैं मुझे कि जो राम सिंह थे अपने सैनिकों को महिलाओं की वेशभूषा में भेजते थे कि हम अगर जीत भी जाएं, अगर उनको मार भी दें तो इज्जत तो नहीं बढ़ेगी कि भाई औरतों को मार के जीत गए। ऐसे ही कोई ब्राह्मणों की वेशभूषा में भेजते थे कि कोई राजपूत है उनको मारेगा नहीं। इस तरह के कुछ अलग अलग तरह के तमाम रेफरेंसेज आते हैं। अब कितना सत्य है उसके बारे में मुझे मालूम नहीं, आप इतिहासविद हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये लगभग कितना लंबा समय सराय घाट युद्ध से पहले ये सब चीजें चलती रही? क्योंकि इतिहास आसाम में एक बुरंजी बोल के एक ये हम लोग का आहूम लोगों का ये है इतिहास, वो लिखा जाता है। अच्छा। तो बुरंजी जैसे आप राज करंगिनी थे, ऐसा एक मतलब लिखा जाता है कंटिन्यूअसली, वो रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड में कुछ है और कुछ बाद में भी ये कुछ सोर्स से आ गया है सब। लेकिन बात ये है कि वो जो मनोवैज्ञानिक जो ये हो रहा था दोनों का बीच युद्ध, बाद में राम सिंह देखा कि ये तो, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि काफी दिन हो गए, कुछ तो होना चाहिए, डिसीजन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आहूम्स का ये उनका अंदर ही कुछ सस्पिशन या कुछ ये बढ़ाने के लिए अच्छा वो भी कोशिश किया उन्होंने। मतलब अंदर वो कोई टूट फूट हो, मतलब आपस में उनको आपस में मन मुटाव करवा कमांडर है उनका बीच अच्छा मतभेद पैदा करके मतभेद पैदा करने का बहुत कोशिश किया उन्होंने। और एक ऐसा भी उन्होंने तीर छोड़ा था जिसका आगे लिखा था फुकन का, वो कैंप में, वो दूसरा कैंप में वो तीर वो जाके मिला पड़ा, उसमें लिखा हुआ था कि आपको तो मैं 1 लाख रुपया दे चुका हूँ, आप अभी तक क्यों नहीं छोड़ के जा रहे हैं गुवाहाटी। अच्छा। ये जो है ये चिट्ठी जाके, क्योंकि आहूम्स का स्पाई सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग थे, इन लोगों का छोड़ बचा बोल के वो तो रखता ही है, पूरा एक आर्मी का एक हिस्सा है जो ये पूरा देख के क्या क्या हो रहा है वो पूरा राजा तक पहुंच जाता है जी। तो आहूम राजा तक पहुंच गया ये खबर। अच्छा। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर थे अतन बुरागो ने, उन्होंने उसको मनाया कि देखिए ये तो इस राम सिंह का ही चाल है, तो आप ये मत कीजिए। लेकिन वो भी ये हो रहा था कि नहीं तो ये युद्ध क्यों नहीं हो रहा है जी, जो फ्रंटल कॉम्बैट है वो क्यों नहीं हो रहा है। लाचित बोरफुकन इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि जो मुगल का जो घुड़सवार सेना है, घुड़सवार सेना का आगे आहूम का ये पैदल सेना, क्योंकि आहूम का ये घुड़सवार सेना ये वीक है, कमजोर है, काफी कमजोर है, तो इसीलिए उनका आगे ये लोग टिक नहीं पाएगा। लेकिन बाद में जो आहूम राजा ने बताया कि ना आप जाइए अटैक कीजिए, तो लाचित बोरफुकन ने राजा का आदेश मानकर उन्होंने सैनिक भेज भी दिया। युद्ध हुआ। अलोबोय बोल के एक जगह है जिसमें 10,000 आहूम सेनानी वो शहीद हो गया उसमें। वो लोग पहले जीत रहे थे और किसी को बंदी भी बना लिया था मुगलों को, तो वो लोग सब लेके जब वापस आ रहे थे उसका पीछे ये लोग घुड़सवार जो सेना है वो भेज दिए। और उसका आगे आप जो बताए थे वो महिला का वेशभूषा में एक मदनावती बोल के एक युद्ध आए थे जी जी, उन्होंने फाइट किए थे, लेकिन उसको भी मार गिराया था उसने। लेकिन बात ये हुआ कि ये लोग जब लौट रहे थे उसी समय ये अटैक हुआ, घुड़सवार सैनिक ने उसका ऊपर पड़ गया पूरा, और पूरा आहूम का अराउंड 10,000 सैनिक ये हो गया। ये सरायघाट युद्ध का थोड़ा आगे है। अच्छा, मतलब पास ही पास है, बिल्कुल कुछ टाइम पहले का बात है ये। हाँ, 1 महीना का बात है करीब। तो ये जो हुआ था इसमें राम सिंह को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया इनमें कि ये तो हमको तो ये हम लोग जीत गए हैं, अभी 10,000 मार गिराए हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वो इसीलिए युद्ध के लिए वो अटैक करना शुरू कर दिया था। अच्छा। और एक बात ये हुआ था कि थोड़ा निगोशिएशन शांति के लिए वो भी चल रहा था। तो लाचित बोरफुकन ने बताया था राम सिंह को थोड़ा आप रोक लीजिए, मैं भेज रहा हूँ मैसेज राजा को, अगर वो मान गए तो समझौता होगा। तो राम सिंह ये रुके नहीं उसके लिए,
वो अटैक करने शुरू कर दिए। ये भी पूरा, क्योंकि गुवाहाटी का जो ये है डिफेंस है, उसको तो तोड़ नहीं पाया, क्योंकि इतना अच्छा से बनाया हुआ था, जो किला जैसा बना दिया था जी। सो एक ही रास्ता था वो जो है ब्रह्मपुत्र का होके आगे निकल जाना। अच्छा। सो राम सिंह वही करने के लिए वो आगे बढ़ के आया, और एक जगह है कामाख्या और ये इसका बीच में किताखुली बोल के एक पहाड़ है, उसका बीच में एक जगह है जहाँ एक भरोलू बोल के एक नदी है, वहाँ जाके गिरती है। वहीं पे लास्ट जो ये सरायघाट का युद्ध है, अच्छा, वहीं पे हुआ था। और ये रेती है, रेती मतलब वो सैंड बार जो है, बिल्कुल, हाँ, उसमें आके ये लोग मुगल के पूरा सेना आके वहीं पे युद्ध के लिए ये लोग लग गए थे। और ये सारा ये जो जब युद्ध चल रहा था, लाचित बरफुकन काफी बीमार थे। हाँ, सुना काफी है बीमार कि- थे, और वो देख रहा था कि युद्ध तो हो रहा है, लेकिन वो मुगल भारी पड़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, और इनकी सेना पीछे भी हटती जा रही है, हाँ, कुछ पीछे कुछ, हाँ, वो हटना शुरू कर दिया था, कुछ छोड़ के भी जा रहे थे कुछ हाँ लोग। हाँ। तो इटाखुली का जो किला है उससे पूरा ये अब भी ये है जगह, अच्छा, उसमें से ये सब दिखता है। वो भी देख रहा था। तो बीमार थे तो किले में थे और वहां से देख रहे थे कि क्या स्थिति है बाहर। हाँ हाँ, लेकिन बात यह है कि वो युद्ध करने के लिए वो उसका ये नहीं था, ताकत जो है बिल्कुल, बहुत हाई फीवर थे। कोई एक ऐतिहासिक ये भी बोलता है कि मे बी सेरेब्रल जो मलेरिया होता है, अच्छा, वो हो सकता है। और असम का वो जो बुरंजी में जो बताया है मैं आपको, वो बुरंजी में लिखा है कि तीर कोपे जोड़ मीन्स वो कपता हुआ ये है, मतलब वो इतना उसको बुखार था, बुखार में वो मतलब कांप रहा था। अच्छा, तो उसी हालत में, क्योंकि वो जो धीरे धीरे अहम का ये थोड़ा पीछे हटना शुरू कर दिया था, उन्होंने 6 नौकाओं का साथ वो पूरा टूट पड़ा वहाँ पे मुगलों का ऊपर। अच्छा, लाचित बोरफुकन, लाचित बोरफुकन, हाँ, उन्होंने उनका जो हालत है, फिजिकल कंडीशन जो है, उसको ये कुछ मायना नहीं दिया उसको। और वो जो देश प्रेम उसका इतना ज्यादा था, वीरता इतना ज्यादा था, वो त्याग करने का जो ये है, आत्मा बलिदान जैसा देने के लिए वो आ गया आगे। और उसी को देख के वो जो लौटा हुआ एक दो ये था सैनिक, सब आगे बढ़ा। और लाचित का ये बहुत ये थे, कौशली थे नौका संचालन में। ये एक साथ 6-7 ऐसे नौका इस तरफ से उस तरफ, जैसा आप मान लीजिए ब्रह्मपुत्र में वो जो उत्तर कुल है, एक दक्षिण कुल है, हाँ, दोनों जोड़ दिए थे मतलब। अच्छा, नाव के साथ उसको जोड़ दिया थे। हाँ हाँ, अच्छा, और उनका जो सप्लाई था, उसका सप्लाई का कमी नहीं हुआ था। जो तोप है, जो गन पाउडर है, जो है वो मुगलों को का साथ युद्ध करने के लिए उसका वो आते रहा। लेकिन मुगल का जो ये था, उसका एक एक जहाज में थे, वो सब खत्म हो गया। बिल्कुल, तो ऐसे पूरा परास्त कर दिया इनको। और उसका बाद लाचित बोरफुकन अटैक फिर करेगा क्या राम सिंह, ऐसा जैसा एक भाव भी था उसका ऊपर। लेकिन जो स्पाइस थे, उन्होंने बताया कि नहीं, ये लोग तो धीरे धीरे ये लोग पैकिंग कर रहे हैं, मतलब जाने के लिए। अच्छा, तो उसका बाद धीरे धीरे राम सिंह सेना लेके वापस जाना शुरू कर दिया। और बात यह है कि अहुम्स उस समय उनका ऊपर अटैक करके उसको और कुछ कर सकता था, लेकिन लाचित बोरफुकन ने बताया कि ये मत करो, लेकिन देखो कि ये पूरा निकल गया। तो ऐसे ऐसे ये पूरा जब मानस तक तो निकल ही गया। और ग्वालपारा बोल के एक जगह है, उसका बाद वो दैट बिकेम द फ्रंटियर, अच्छा, बिटवीन मुगल्स एंड अहुम्स। तो उसका बाद मुगलों का ये नहीं आया, कभी वो लोग अटैक नहीं किया फिर कभी भी। और एक उधर युद्ध हुआ था, हाँ हाँ, इटाखुली का बाद में, अच्छा, 1682 में। वो अहुम्स का खुद का प्रॉब्लम था, उसमें मुगलों का ये नहीं था, ये लोग अटैक नहीं किया था। हाँ, लेकिन वही है, उस समय अगर आप मान लीजिए, क्योंकि ये तो बहुत बीमार थे, अगर लाचित बोरफुकन उस समय मुगलों का ऊपर अगर वो टूट नहीं पड़ा होता उस समय, ये युद्ध असम अहुम्स ये लोग हार गया होता। और ये भी हो सकता है कि इतिहास में ये लिखा जाता कि ये युद्ध अहुम्स ने हारा, क्योंकि उन लोगों का जो कमांडर है, मुगलों का जो सेनापति है, उसका बीमार थे, वो तो युद्ध नहीं कर पाया। इसीलिए इतिहास का जो पन्ना ऐसे लिखा जा सकता था। लेकिन उसी पन्ने को लाचित बोरफुकन ने अपना लाइफ, अपना जीवन को तुच्छ करके हुए आगे निकल आया। देश प्रेम से वो पूरा ये था ओतप्रोत। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो 1671 में ये युद्ध हुआ था या ये हराया था इन्होंने,
किस महीने की बात होगी ये मार्च का महीना हुआ। अच्छा, मार्च में उन्होंने इसको सराय घाट का युद्ध में हराया था और मुगल फौज पीछे हटी थी और उसके बाद गुवाहाटी जो है उसके मुगलों के कब्जे से पूरी तरह से मुक्त होके अहोम गणराज्य का हिस्सा हो गया। हाँ। लासित बोरफुकन की उम्र उस समय क्या रही होगी डॉक्टर साहब? वो करीबन, क्योंकि उनका जो ये है जन्म है वो 1622 में हुआ था। अच्छा। 1622 में, तो उसका हिसाब से अराउंड 48-49 ऐसा होगा। तो इसका मतलब कि जो सरायघाट का युद्ध इन्होंने जीता उसके लगभग 1 साल बाद जो है वो इस दुनिया से अलविदा कह गए। लेकिन एक बात तो है कि ऐसे वीर कभी भी मरते नहीं है, ये बात सच है। और आज 400 साल बाद भी हम उसी श्रद्धा के भाव से उनको याद कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लासित बोरफुकन को। और पूरा देश इस बात पर गौरव करता है कि भारत में ऐसे ऐसे महान योद्धा और महान सपूत पैदा हुए हैं जिन्होंने मुगल सल्तनत, चूंकि 1525-26 में जब यहाँ पर उन्होंने अपने पांव पसारने शुरू किए बाहर से आकर, तो वो लगातार विस्तार करते रहे, लेकिन उस विस्तार को एक दीवार, मजबूत दीवार बनकर वहां पर लासित बोरफुकन ने, अहोम गणराज्य की पूरी फौज ने रोका उसको। ये जो रोका है ना वो पूरा नॉर्थ ईस्ट, जी जी बिल्कुल, ये जो रोका, अगर नहीं तो पूरा नॉर्थ ईस्ट मुगलों का कब्जे में चला जाता। बिल्कुल होता, बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से जाके जो साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं हम लोग, बर्मा होके थाईलैंड, कंबोडिया तक ये पहुंच भी पता तो नहीं है क्या होता उस समय, लेकिन बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट को तो पूरा वो बच गया इसका लिए, बिल्कुल बचाया। क्योंकि देखिए वैसे भी असम आज भी कहते हैं और तब भी रहा था, जो पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है, जो एंट्री गेट है, वो तो आसामी है। और अगर वो गुवाहाटी पे कब्जा कर लेता, असम पे कब्जा कर लेता, तो आगे तो वैसे भी उनके लिए आसान हो जानी थी चीजें। एक चीज जानना चाहेंगे आपसे प्रोफेसर साहब की 400 साल पुरानी इतिहास की हमारी ये दास्तान है, आज भी प्रधानमंत्री महोदय ने इतनी बार चर्चाएं की है, तो इसलिए हम देश भर के लोग जानने भी लगे हैं। लेकिन असम में इतिहास की किताबों के अलावा लासित बोरफुकन किस रूप में जिंदा है? बात यह है कि बात बात में ये तो एक हम लोग का जो फोक हीरो बोलते हैं, ये तो एक वीर है, वीर तो है, लेकिन बात बात में लासित का नाम हम लोग लेते हैं। वीरता का बात हो, लोग बोलते हैं कि हमारा लासित का खून है। अच्छा, क्या बात है। हाँ, क्या बात है। तो इसका मतलब ये है कि मैं लासित जैसा हूँ। हाँ। और ये भी है कि समय समय से जो भी लोग असम के लिए, देश के लिए कुछ ये हैं, वो अपने आप को लासित का साथ में आपको मतलब तुलना करते हैं। जी जी बिल्कुल। ये मतलब अब भी वो जिंदा है, वो था, अब भी जिंदा है, जिन रहेंगे। जब भी कुछ आपदा होते हैं, देश का बात, देश को बचाने का बात आते हैं, तो ये लासित का बात लिया जाता है। बिल्कुल, ये एक प्रतीक जैसा बन गया। प्रतीक बन गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रतीक बन गया। हाँ। और वो प्रतीक अलग अलग माध्यमों में, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो नाट्य कला हो, संगीत हो, गीत हो, नृत्य हो, कोई भी जो हमारी कलाएं परंपराएं हैं, उनमें वो प्रतीक अलग अलग शैली और माध्यमों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस तरह से पहुंचते रहते हैं वो, तो इस रूप में तो वो हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन बात ये है, आपने ठीक ही बताया कि ऐसा एक व्यक्ति का बारे में जी हम लोग का भारतवर्ष का दूसरा हिस्सा में इतना ये नहीं था। बिल्कुल। लेकिन 400 साल का ये जो हुआ है, हाँ, इसका बाद थोड़ा भारत में ये प्रसार हुआ है। देखिए प्रोफेसर साहब, एक बात तो है, अब 400 साल जो कार्यक्रम यहाँ दिल्ली में आयोजित हुआ, बहुत बड़े स्तर पे हुआ, खूब उसकी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी ने भी जिस तरह से मन की बात में उल्लेख किया कि उनके बारे में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से, तो उसमें अलग अलग भाषाओं के बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। तो इस तरह से जो दूसरे क्षेत्र के, प्रदेश के लोग हैं, अलग भाषाई लोग हैं, अलग संस्कृति है, जिनकी बोलचाल अलग है, वो लोग भी इस बहाने कम से कम लासित बोरफुकन के बारे में जानने लगे या जानकर उनके बारे में बात करने लगे। तो आज हम सबको गौरव होता है कि हमारे देश में, हमारे देश का एक इतना सुंदर प्रदेश है जिसका इतना गौरवशाली इतिहास है, अहोम राज्य का पूरा जो इतिहास है, और उसी के नाम पर वहाँ राज्य को भी हम जानते हैं। तो वहाँ ऐसे वीर सपूत पैदा हुए, और वीर तो कभी मरते नहीं हैं, वीर हमेशा जिंदा रहते हैं, इसीलिए वो जिंदा रहेंगे हमेशा, इस बात का तो विश्वास है। और ये सच में आप जो कह रहे हैं, बड़ी हमें खुशी और तसल्ली होती है दरअसल कि इस बहाने कम से कम देश के दूसरे हिस्सों में भी लोग जानने लगे हैं। और ये भी हो, लासित बोरफुकन ही नहीं, ये जो अहोम का जो ये राज्य है, ये चोला और पंड्या का बाद में जो लॉन्गेस्ट रूलिंग जो डायनेस्टी है वो अहोम से। जी जी बिल्कुल।
लेकिन हम लोग का जो इतिहास है, भारतवर्ष का जो इतिहास है, या दूसरा कोई बड़ा वो हिस्टोरियन का हिस्ट्री बताइए, उसमें इसका लेकिन इतना जिक्र नहीं है। ये होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का एक देश है, हम लोग यहाँ का ये भूखंड का जितना भी ये है, ऐसा इतिहास का ये पन्ना जो है जी, वो असम के लिए तो ठीक है, ये भारतवर्ष का भी अंग है। बाकी जगहों में भी लोगों को जानना चाहिए एक दूसरी जगह के इतिहास के बारे में, उसके जो भी चीजें हैं। देखिए, दूरियां तो कम हो जाती है। हाँ, निश्चित रूप से। और आज प्रोफेसर साहब, इस बात को मैं बड़ी गहराई से महसूस करता हूँ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, या और तमाम जो उपक्रम किए गए प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से, आज पूर्वोत्तर को हम अपने बहुत करीब पाते हैं, और पूर्वोत्तर के लोग अपने आप को जो शेष भारत है उसके बहुत करीब पाते हैं, भावनात्मक रूप से भी और सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी। तो ये बदलाव तो आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अपने आप में एक बड़ा सुंदर स्वरूप है इसका, और मुझे लगता है कि इस दिशा में भविष्य में और भी बेहतर, जैसे आप जो कह रहे हैं, उस दिशा में और भी ज्यादा अच्छी तरह से पूरा देश एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ पाएगा। हम दूसरे प्रदेशों और क्षेत्रों की संस्कृति को जाने जरूर, ये बहुत जरूरी है। तो ये बहुत विस्तार से आपने आज चर्चा की है प्रोफेसर राजीव जी। हालांकि मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, अब बुरा बहुत मत अच्छा। मानिए। मैं देखिए इतनी लंबी आपसे बातचीत हुई है, लेकिन इतना सुंदर लगा, और पूरी आपने एक किस्सा गोई एक कला है, यानी कहानी कहने की। मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत मेरा अच्छा। हिंदी थोड़ा अच्छा होने से बहुत मुझको भी अच्छा लगता है। नहीं, बहुत अच्छा था, और आपने पूरी बात बड़े अच्छे से समझाई है, बताई है, और हमें उस महान वीर योद्धा के साथ इस रूप में जोड़ा है और जुड़ने का अवसर दिया है। तो बहुत बहुत आभार आपका इस बातचीत के लिए प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद देता हूँ आपको, हमको जुड़ने के लिए आप जो मौका दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। श्रोताओं, बातचीत हम कर रहे थे प्रोफेसर राजीव हांडिक से, जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं, और लाचित बोरफुकन के बारे में, यानी उस महान योद्धा के बारे में जिन्होंने 400 साल पहले मुगलों को गुवाहाटी से न सिर्फ भगाया, बल्कि गुवाहाटी को मुक्त करके अहोम राज्य का हिस्सा भी बनाया, और इस तरह से मुगलों को हराया या पछाड़ा कि दोबारा उन्होंने कभी उस तरफ निगाह करने की जुर्रत नहीं की। तो ऐसे वीर महान योद्धा यानी लासित बोरफुकन के बारे में आज ये हमने चर्चा की। सचमुच बहुत प्रेरक है ये सारी बातें, और मुझे लगता है कि आपको भी इससे जरूर प्रेरणा मिलेगी, और इस बहाने हम और भी ज्यादा कुछ उन क्षेत्रों और प्रदेशों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो हमसे दूर हैं भौगोलिक रूप से, लेकिन हमारे दिल के बहुत करीब हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ये अवसर तो मिलता है, अपने अपने स्तर पर भी ऐसे अवसर जरूर तलाशिएगा। अब आज के इस कार्यक्रम से जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।